नमस्कार। हम आज का कार्यक्रम ओंकार से शुरू करेंगे। हम 3 बार ओंकार करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पुनः एक बार नमस्कार। पूरी दुनिया आज संकट से गुजर रही है और दुनिया को ये पता नहीं चल रहा है कि हम इस संकट से कैसे निकलें। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि हमने कोरोना को कैसे कंट्रोल किया है और शायद हमारी जो पुरानी नीतियां थी उसी के कारण हम बचे हुए। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत आभार और स्वागत कि आपने ऐसे समय में समय निकाला और हिम्मत किया कि ये कार्यक्रम में सम्मिलित हो। तो आप सबों का बहुत बहुत आभार। आज का ये कार्यक्रम शांति उपेंद्र फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की तरफ से शांति शर्मा जो मेरी मां थी उनकी याद में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये 7वां शांति शर्मा मेमोरियल लेक्चर है। मैं हर बार जब ये कार्यक्रम करता हूं तो ये कहता हूं कि ये मेरी मां को नहीं, सभी मां को श्रद्धांजलि। हम सब किसी न किसी के घर से आए हैं जो इतनी परेशानियां उठा करके हम लोग को इस दुनिया में लाई और सारी परेशानियां कष्ट बहुत आराम से प्यार से झेला है। दुनिया एक दिन मातृ दिवस मनाती है, हम हर दिन मातृ दिवस केवल मनुष्यों में नहीं, वनस्पति में, जीव जंतु में जो मां है उस सबको श्रद्धांजलि, ये मां को श्रद्धांजलि है। इसका विचार कैसे आया? मैं एक बार सिलचर विश्वविद्यालय से सिलचर हवाई अड्डे तक यात्रा कर रहा था। मेरे साथ एक सहयोगी प्रोफेसर यात्रा कर रहे थे और उन्होंने किसी को फोन किया कि परसों शाम को हम लोग बैठे हैं क्योंकि मेरी मां का जन्मदिन है, तो हम उनकी याद में अपनी अपनी कविताएं पढ़ेंगे। एक मौका होगा कि हम उनकी याद में साथ मिले। मुझे भी लगा कि हम सबको कोई बड़ा कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब अगर एक दिन किसी दिन समय निकाल करके बैठे और याद करें अपनी मां को और सभी मां को तो अच्छा होगा। और वही जन्म दिया इस कार्यक्रम का कि हमको एक दिन एक मेमोरियल लेक्चर करना चाहिए। आज का ये मेमोरियल लेक्चर 7वां मेमोरियल लेक्चर है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर सरोज शर्मा जी का, जिन्होंने मेरा ये आग्रह स्वीकार किया और दिल्ली से आई और आज वो ये व्याख्यान माला का 7वां व्याख्यान देंगे। और आज की अध्यक्षता परम आदरणीय श्री शिव कुमार जी करेंगे। विद्या भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, प्रचारक हैं और पूरी जिंदगी जन सेवा में, भारत की सेवा में लगाया। मैं श्री शिव कुमार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने समय निकाल दिया है। मैं आग्रह करूंगा माननीय शिव कुमार जी से कि वो अध्यक्ष स्थान ले और सरोज शर्मा जी से या
ये 7वां व्याख्यान माला है। इसके पिछला व्याख्यान माला 2020 में होना था, जो नहीं हो पाया कोरोना के कारण। 2019 का व्याख्यान श्री वार्ष्णेय जी ने इसी हॉल में 3 अप्रैल 2019 को दिया था। श्री अशोक वार्ष्णेय जी, प्रचार परम आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल जी ने, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहकार्यवाह हैं, उन्होंने दिया था। मैं उन सबको आज पुनः आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पहले ये व्याख्यान दिया है। मैं आमंत्रित करूंगा पुनः को शांति शर्मा के पद पे हैं, वो अध्यक्ष जी का आज के कार्यक्रम के नीचे वाला एक मिनट, नीचे वाला बहुत बहुत आभार। अब मैं आग्रह करूंगा हर्षिता से, जो पौत्र वधू है शांति शर्मा जी की, वो मुख्य वक्ता का स्वागत करें। बहुत बहुत आभार। जैसा आपने कहा कि आज का ये 7वां व्याख्यान है और प्रोफेसर सरोज शर्मा जी ने स्वीकार किया है हमारा आग्रह। प्रोफेसर सरोज शर्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के चेयरपर्सन है और ये दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की प्रोफेसर है। एक दशक से ज्यादा से ये प्रोफेसर है। इनका मुख्य विषय बॉटनी रहा है, लेकिन ये शिक्षा और विज्ञान दोनों में बराबर से अधिकार रखती है। इन्होंने ज्यादातर काम शिक्षक प्रशिक्षण में किया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के तमाम कमेटियों पर रही है और देश विदेश के तमाम कार्यक्रमों में भाग ली है, समितियों पर है और विश्व स्तर की संस्थाएं, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब में सलाहकार समिति में रही है। भारत की समितियों में तो रही है। NIS के अध्यक्ष होने के नाते ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, उसके कार्यान्वयन में बड़ा योगदान देने जा रही है और अभी कई समितियां इनकी अध्यक्षता में और इनकी सदस्य से काम कर रही है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा सरोज शर्मा जी को, वो अपना व्याख्यान दें और हम लोगों को मौका मंच पर आसीन परमादरणीय शिव कुमार जी, एक प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में और साथ ही आज मैं एक अच्छे पुत्र के रूप में भी जिनको देख रही हूँ, आदरणीय प्रोफेसर CV शर्मा जी, सभागार में उपस्थित विद्वजन, विदुषियां एवं सुमटी के सभी सदस्यगण, मेरा सादर नमस्कार। आज शायद मातृ दिवस, मातृ को याद करने का भी दिन है और जिस तरीके से बालिकाओं की शिक्षा के लिए सुमटी काम कर रही है, मुझे लगता है कि जिस तरीके का पूरी प्रयास माँ की याद में किया गया है,
मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हर बेटा सीबी शर्मा जी की तरह हो, जो यादों को संजो कर रखे और शिक्षा के क्षेत्र में जो सही मायने में काम है वो करे। बातचीत हो रही थी कि विषय क्या लिया जाए, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छे से सुनने काम कर रहा है बालिकाओं की शिक्षा पे। तो सर ने कहा कि आप विदुषियों में अगर आप कुछ बोल सकती हैं तो वो आप बोलिए। तो एक विचार आया कि ज्ञान परंपरा भारतीय विदुषियों का क्या योगदान रहा है और वर्तमान शिक्षा में क्या प्रासंगिकता है, इस पे बात किया जाए। जब ज्ञान परंपरा की बात होती है तो जब हम परंपरा की जाती है, मैं राहुल सांकृत्यायन का एक आलेख पढ़ रही थी, तो वो कह रहे थे कि परंपरा ज्ञान के भारत में उसी तरीके से है जैसे अमरकंटक में नर्मदा निकलती है, नर्मदा बूंद बूंद निकल रही है और उसके बाद वो नदी का प्रवाह लेती है। शायद भारतीय ज्ञान परंपरा भी उसी रूप में आज तक विद्यमान है। कहाँ भी गए यूनान मिस्र रोमा में गए, सब जगह से कुछ बात की हस्ती लिखती नहीं हमारे। तो वो जो बात है परंपरा को हमने जीवंत रखा। कोई भी सभ्यता आप देखिए कहीं न कहीं शुरू हुई, चाहे ग्रीस में आप देखिए या रोमन सभ्यता देखिए, मगर भारतीय संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है। वो क्या बात है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, बालिकाओं की शिक्षा के बारे में, महिलाओं की शिक्षा के बारे में बहुत सारी संस्कृतियां। शायद हम अगर वांग्मय की बात करें तो अभी बात भी हो रही थी कि भारतीय वांग्मय में आज तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि डिफ्यूजन ऑफ स्ट्रीम्स होना चाहिए। कोई विज्ञान ना हो, कोई ह्यूमैनिटीज जैसा शब्द ना हो, कोई कॉमर्स जैसा शब्द ना हो। हमारे वांग्मय में तो पहले से ही मौजूद है। ज्ञान और प्रज्ञान की बात हुई, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ये विज्ञान है। जो भी ज्ञान में एक विशिष्ट रूप ले लेता था वो विज्ञान है। शब्द दर्शन की हमारी परंपरा है, सांख्य है इसमें, उसके आगे पतंजलि का योग सूत्र है, महर्षि कणाद का है शिशिर दर्शन है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, गौतम मुनि ने न्याय दर्शन दिया। तो इन दर्शनों में हम जब देखेंगे तो ज्ञान और विज्ञान के बीच में कोई भेद नहीं। और अगर हम नारी की स्थिति और शिक्षा की बात करें तो आज भी जो गणना नहीं है कि क्या नारियों की स्थिति है शिक्षा की, लेकिन 2011 में जो की जनगणना उसमें 65.4% नारी की साक्षरता। नारी को उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी को जज बनाया कि ठीक है हमारे बीच में जो तर्क वितर्क हो रही है उसमें आप जज की भूमिका, न्याय देने वाले की भूमिका करेंगे। हर प्रश्न शंकराचार्य विजयी हुए, अंत में जब मंडन मिश्र हारने लगे तो आप सभी को पता है कि भारतीय ने किस तरीके से उनके मानव शरीर के बारे में प्रश्न करे तो कहीं न कहीं शंकराचार्य हारे और उन्होंने हार स्वीकार की। मगर हमारी जो नारी थी उसने बोला ज्ञान के रूप में आप आगे हैं और इसलिए आप विजेता घोषित किए जाते हैं। मंडन मिश्र को संन्यास लेना पड़ा और हमारी भारतीय जो थी उन्होंने भी संन्यास लिया पति धर्म का पालन करते हुए। ये तो छोटे छोटे आख्यान है जो मैं नारी की स्थिति के बारे में बता रही थी। अब मैं थोड़ा सा चंद्रमाता च शर्मा रोमाशो वर्षिणी लोकमुद्रा च नृत्य यमी नारी च शाश्वती श्री राक्षा सर्परागी लाभ श्रद्धा मेघा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्या मेरिता घोषा बोधा विश्वपाला अपाला उपनिषद निषद अगस्त्य की भगिनी अदिति इंद्राणी और इंद्र की माता शर्मा रोमक्षा उर्वशी लोकमुद्रा और नदियां यमी शाश्वती श्रीराक्षा सर्वरागी वाक श्रद्धा मेघा दक्षिणा रात्रि और सूर्या सावित्री आदि सभी ब्रह्मवादिनी। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि ब्रह्मवादिनियां वो होती थी जो विवाह नहीं करती थी और सारा जीवन ज्ञान के क्षेत्र में अर्पण करती थी। मैं कुछ जो प्रमुख चीजें मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगी। इसमें प्राचीन काल में स्त्री विदुषियों के बारे में जो ज्ञान हमें आज भी उल्लेख मिलता है उसमें बहुत सारी रानियां भी हुई है। जैसे सातवाहन रानी नैनिका का उल्लेख है, विदुषी थी। चंद्रगुप्त विदुषी थी। राजकुमारी भट्टारिका, ये सभी प्रशासक भी रही हैं। जैसे कहते हैं कि शची जो थी वो भी प्रशासक रही हैं।
गार्गी के बारे में मैंने बताया कि ब्रह्मवादिनी गार्गी वाजपेयी ऋषि की पुत्री थी और बहुत ही दार्शनिक और वेदों की सुप्रसिद्ध ज्ञाता थी। बृहदारण्यक के छठे और आठवें ब्राह्मण में उनका नाम प्रसिद्ध है और उन्होंने ब्रह्म यज्ञ और दार्शनिक शास्त्रार्थ का प्रतिपादन किया था। उसके साथ ही मैत्रेयी, जैसा मैंने आपको अभी एक आख्यान बताया कि ऋग्वेद में उन्होंने 10 ऋचाओं की रचना की थी और संवाद जो आजकल बड़ा प्रसिद्ध होता है विश्वविद्यालयों में डायलॉग की बात की जाती है कि देयर मस्ट बी डायलॉग, और जो पूरे विश्व में डायलॉग एक कंटेंट के रूप में उभर रहा है, एक स्ट्रेटजी के रूप में, एजुकेशन स्ट्रेटजी के रूप में उभर रहा है। परंपरा आप सभी ने यम और नचिकेता का, जैसे मैंने कहा, यम और यक्ष का संवाद परंपरा सुना आपने। उसी तरीके से कहा जाता है कि मैत्रेयी ने संवाद की परंपरा को एक नया रूप दिया। शिव और पार्वती के बीच के संवाद आख्यान ये हम सभी परिचित हैं। तो एक और चीज, मैत्रेयी जितने विद्वान थी उतनी ही ज्ञानी और सुशील भी मानी जाती है। लोकमुद्रा के बारे में कहा जाता है कि वो ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी और जानी मानी दार्शनिक थी। और इसके अलावा घोषा को मंदारिका के नाम से भी जाना जाता है, एक विदुषी दार्शनिक थी और चर्मरोगग्रस्त हो गई थी। उन्होंने अश्विनी कुमार की उपासना की और उनके साथ साथ उन्होंने मेडिसिन में काम किया। तो ये भी देखिए हमारी विदुषियों के ज्ञान की पराकाष्ठा को दिखाता है। विश्वबरा अद्वैत, उन्होंने वैदिक कर्मकांड, बलिदान और वैचारिक सम्मेलनों, आजकल इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, ये उस समय उन्होंने इसमें विशिष्ट रूप से काम किया था। अपाला एक और विदुषी है जिन्होंने एक काव्य, जिसे आजकल बहुत ज्यादा हमने बाद में कालिदास के काव्य को सुना कि जिस तरीके से उन्होंने मेघदूत की वर्णन किया और किस तरीके से बाद में हमारी अभी हमारे बाद के कवियों ने कहा है। तो अपाला अत्रि ने उस समय किस तरीके से जीवन के विवाह में क्या संबंध है उस चीजों को किया। रोमी की उन्होंने शास्त्र लिखा था और उसकी कवि काव्य और दक्षिणा के महत्व को उन्होंने बताया था कि जीवन में गुरु दक्षिणा का क्या महत्व है और ज्ञान का क्या महत्व है। कुछ दो चार और मैं बता के आज की प्रासंगिकता पे आऊंगी। इसमें गोधा है जिन्होंने ऋग्वेद के दशम मंडल के 134वें सूक्त का साक्षात्कार किया। सरस्वती अंग्रेजी ऋग्वेद की रचनाकार मानी जाती है। सुलभा राजा दरबार में रत्न थी। राजा जनक के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें महिलाओं का भी स्थान था। जैसे मैंने आपको बताया कि गार्गी एक नवरत्न थी विद्वानों की श्रृंखला में, वैसे ही सुलभा एक नवरत्न थी। हेमलेखा हेमा रानी चुड़ाला लोक वशिष्ठ में उनका योगदान रहा है। अब मैं दक्षिण भारत के की विदुषियों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। उसमें अवैयार है। अवैयार का तमिल में अर्थ है सुप्रतिष्ठित स्त्रियां। 3 स्त्रियां थी जिनको अवैयार कहा गया था और तमिल साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे संस्कृत का मैंने अभी बताया, तमिल साहित्य तमिल वाङ्मय में भी बड़ा ही प्रतिष्ठित है और बहुत काम हुआ है। तो उसकी विदुषियां हैं उभय भारती शंकराचार्य की विजय यात्रा में, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से भारती ने और मंडल मिश्र ने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ को उसने जज की भूमिका निभाई थी, न्याय देने की भूमिका निभाई थी। एक और तमिल संत है महिला संत अड़ाव। उनका महत्वपूर्ण कार्य है तमिल वाङ्मय में। अक्का महादेवी कन्नड़ भाषा की आरंभिक कवित्रियों में है और आज भी अक्का का उदाहरण दिया जाता है कर्नाटक में कि उनके जैसी कविताएं आप रचो। और इसमें संगीत, कर्नाटक संगीत में भी अक्का महादेवी के काम का बहुत ही योगदान है। बाद में जब हम देखते हैं मध्यकाल में, आज ये समय नहीं है कि हम उन चीजों की का वर्णन करें कि क्या परिस्थितियां थी, किस तरीके से नारियों में पर्दा प्रथा आया, किस तरीके से नारियों को शिक्षा नहीं देने लगी। शायद बौद्ध काल में भी कुछ ऐसी चीजें थी। उसके बाद मठों में संघर्ष करना पड़ा नारियों को आने के लिए। 2 वर्ष पहले थे कैम्ब्रिज के 2 वर्ष तो नहीं, 18
2018 का समय है, दिसंबर का 22 दिसंबर को एक कॉन्फ्रेंस था। कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ की प्रोफेसर हमें कैम्ब्रिज घुमाने के लिए ले गई और उन्होंने काफी डायरेक्ट काफी दिखाया, उसमें और जो फिजिक्स भी वहाँ के जो बहुत सारे विद्वान हैं उनका भी दिखाया, स्टीफन हॉकिंस का भी हमें दिखाया, दर्शनीय में उपयोग करते हुए। बातों में वो सभी जो हम लोग गए थे उनको उन्होंने बताया कि यहाँ नारियों को शिक्षा के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा और 1952 में पहली बार किसी महिला को एमएससी करने की इजाजत मिली। 1949 में सबसे पहले डिग्री दी गई और विज्ञान पढ़ने का अधिकार नहीं था। और शायद जो फर्स्ट है, किसी की बुराई नहीं कर रही शायद, लेकिन इसमें कुछ न कुछ सत्य ही है। सुकरात ने भी कहा कि नारी जो है वो पुरुष से विद्वत्ता के मामले में कमतर होती है। विमेन जजेस नहीं थी पश्चिम में, कई देशों में आज भी नारी जज नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब मैं बात करती हूँ, हमारे यहाँ वेटिकन सिटी या किसी एक विशेष पूजा स्थल की बात हमारे समुदाय में या हमारे भारतीय परंपरा में नहीं रही है कि जहाँ महिलाओं का प्रवेश निषेध हो। हमारे मंदिर मनहूस नहीं, हमारे मंदिरों में मत की शांति नहीं होती है, करताल होता है, ढोल बजने की थाप होती है, हम आरती करते हैं और एक वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, घंटा विज्ञान होता है। तो जीवन को समझने का, जीवन को हम कैसे सेलिब्रेट करें, शायद ये हमारे पूजा स्थलों से, हमारे शिक्षा संस्थानों में भी आया है। और यही चीज से हम भारतीय वांग्मय की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो समानता की बात होती है, बाद में भी मीराबाई आई, मीराबाई ने जिस तरीके से घर में विद्रोह किया और अपनी उन्होंने बात को रखा विदुषी के रूप में। स्वतंत्रता के बाद आपने जिनके महाकवि वर्मा है, सरोजनी नायडू है, कला संगीत, आज नारी कहाँ नहीं है, ज्ञान विज्ञान कला संगीत हर क्षेत्र में है। अब जो विषय का दूसरा भाग है, जो आप प्रासंगिकता की बात करते हैं कि उस ज्ञान की क्या प्रासंगिकता है। आज विमेन लिबरेशन की बात होती है, विमेन लिबरेशन सिर्फ कपड़ों की उन्मुक्तता तक है, शायद मुझे पुरातन पद्धति आप कह दें, मगर शायद कपड़ों से मॉडर्न होना मुझे नहीं लगता है कि आपको मॉडर्न बनना चाहिए। हमारे यहाँ सैन्य विज्ञान में हम आगे हैं, हमारे यहाँ नारी घुड़सवारी करती थी, मैंने जैसा बोला न्याय में भी हमारे यहाँ में महिला प्रधानमंत्री रही है। और ये सिर्फ 40-45 की शिक्षा पद्धति को आप कुछ भी कहें, उसके बाद में स्वतंत्रता के काल में भी नारियों ने अपने ज्ञान पाया है। तो कहीं ना कहीं उसमें परंपरा हमारी जरूरत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है और यूनेस्को की मिलेनियम 2030 गोल्स को हम अचीव करने की बात कर रहे हैं कि उसकी जो शाश्वत है और किस तरीके से हम सतत शिक्षा, सस्टेनेबल एजुकेशन रखें। हजारों वर्ष पहले ज्ञान विज्ञान था, वैदिक गणित था, सिद्धांत जो डार्विन का अभी हम पढ़ते हैं वो हमारे यहाँ बहुत पहले तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा में कह दिया गया है। गौतम ऋषि ने न्याय परंपरा की बात की है। तो ये सारा जो विज्ञान था, न्यूटन को आप कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, हमारे यहाँ बाणभट्ट ने बहुत पहले से दिया है। आज जब कोपरनिकस को विश्व प्यारा दिया जा रहा था क्योंकि उसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, परिक्रमा करती है, और उसे विश्व प्यारा दिया गया और दिस वाज अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ बाइडेन। हमारे यहाँ आर्य ने 5वीं सदी में कह दिया। आज जो आयुर्वेद है आज भी नो साइड इफेक्ट की पद्धति में काम कर रहा है। तो जो ज्ञान विज्ञान की हमारी परंपरा रही है और डिफ्यूजन ऑफ स्ट्रीम तो शुरू से रहा है, शायद हम सही दिशा में हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है और जो सतत शिक्षा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनेस्को के हम पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं। बड़ा मजा उड़ाया जाता है, हम पत्थर को पूजने वाले लोग हैं, हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ को पूजते हैं। आपने जो पूजना छोड़ दिया तभी तो भूकंप आ रहे थे, तभी तो बाढ़ आ रहे हैं। वो क्या था? प्रकृति और दोहन हमने किया। जब तक हम प्रकृति को पूजते थे हम अक्षुण्ण थे। शायद नारी शिक्षा भी इसी रूप में रहेगी जब तक हमने नारी को सम्मान दिया,
नारी हमारी ज्ञान विज्ञान में आगे रही, समाज में आगे अग्रणी रही, उसने अपने बालकों में भी चरित्र का विकास किया। नारी शिक्षित है, पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब नारी शिक्षा में कमी आई, पूरी दुनिया, पूरे भारत में अशिक्षा आई। 18% साक्षरता दर आजादी के वक्त की हमारी थी। तो यहाँ पे एक नारी को अगर आप शिक्षित करते हैं तो पूरे समाज शिक्षित होता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। कुछ चीजें मैं अपनी वाणी को बोल के मैं वाणी को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि आदरणीय शिव कुमार भाई साहब को सुनने की बहुत इच्छा है। कुछ चीजें जो समानता की बात आज हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं संस्कृत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सभी को अपना नहीं संस्कृत का है, मेरी भी संस्कृत का ज्ञान नहीं है, मगर अनुवाद मैंने पढ़ा है। तो इसमें वेदों में नारी के स्वरूप की झलक आती है। स्त्री और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार है। ये यजुर्वेद का 20.9वां छंद लिखता है। स्त्रियों की भी सेना हो, स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ये यजुर्वेद का 10.26 छंद कहता है। शास्त्रों में स्त्रियां अन्यों को राजनीति की शिक्षा दें। जैसे राजा लोगों का न्याय करते हैं, वैसे ही रानी भी न्याय करने वाली हो। जैसे मैंने शची का आख्यान किया कि वो भी राष्ट्राध्यक्ष थी। ब्रह्मचर्य सूक्त के इस मंत्र में कन्याओं के लिए भी ब्रह्मचर्य और विद्या के बाद विवाह करने के लिए कहा गया, जो अथर्ववेद का 14.16 है, ये मैंने आपको बताया। और माता पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमत्ता और विद्या बलि का उपहार दें। यहाँ पे धन देने की बात नहीं की गई। कालांतर में कैसे हुआ ये सोचने का है और इसका मंथन करने की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप देखिए, जो आज के संदर्भ में हम विमेन लिबरेशन की बात करते हैं, वो कैसे प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ था। पति के रहा है, हे पत्नी हमें ज्ञान का उपदेश कर। वधु अपने विद्वता और शुभ गुणों से पति के घर में सबको रखे, पति को संपत्ति कमाने के तरीके बताए। खैर आजकल हम सभी बताते हैं, और उसमें यह स्त्री तुम सभी कर्मों को जानती हो, हमें ऐश्वर्य और समृद्धि को अथर्ववेद कहता है। अथर्ववेद और कहता है हमारे धन और समृद्धि को बढ़ाओ, तुम हमें बुद्धि को हमारे घर की प्रत्येक दिशा में ब्रह्म और वैदिक ज्ञान का प्रयोग करो। इसके अलावा तुम कुल की रक्षा करने वाली हो, प्रकाशित हो। एक और चीज, सभा और समिति में जाकर स्त्रियां भाग ले और अपने विचार प्रकट करें। ये ऋग्वेद का 10.85 सूत्र कहता है सभा और समितियों में जाए। इससे बड़ी बात नारी की समानता की क्या होगी, तो हजारों वर्ष पहले सभा में अपनी बात को प्रकट करने की बात करता है। पुत्री की बात, पुत्रों की बात ही पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी है। यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगी। आज हमारी न्याय प्रणाली कहती है कि बेटा और बेटी का संपत्ति में समान अधिकार है। विश्व में कहीं नहीं था, हमने भी सबसे पहले विश्व में हम लेकर आए, और ये चीज शायद ज्ञान परंपरा में सबसे पहले ऋग्वेद का 10.1 छंद कहता है, पुत्रों की भांति पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी। शायद इससे बड़ा नारी स्वातंत्र्य, नारी शिक्षा और नारी के अस्मिता की बात कोई विश्व का धर्म, कोई सभ्यता कर ही नहीं सकती। तो ये कुछ चीजें थी जो वेदों में नारी की स्थिति को, वैदिक काल में नारी स्थिति को बताता है। एक और चीज श्रीपाद दामोदर सातवेकर जी ने बड़ा अच्छा एक लिखा है, उषा देवता। उषा देवता में नारी की स्थितियों के सारांश के रूप में उन्होंने कहा है, स्त्रियां वीर हो, स्त्रियां सुयोग्य हो, स्त्रियां यशस्वी हो, स्त्रियां रथ पे सवारी करें, हम सभी परिचित हैं। स्त्रियां विदुषी हो, स्त्रियां संपदाशाली और धनाढ्य हो, स्त्रियां बुद्धिमती और ज्ञानवती हो, स्त्रियां परिवार समाज की रक्षक हो और सेना में जाए। हजारों वर्ष पहले जो हमारे वेदों में कहा गया, स्त्रियां सेना में जाए, इससे ज्यादा नारी शिक्षा, नारी के समाज की स्थिति नहीं हो सकती है। स्त्रियां तेजोमयी हो,
यहाँ पे मैं आज प्रासंगिकता की बात करूंगी कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के किस तरीके के आयोजन के, किस तरह के विषयों की हम जब बात करते हैं, उस ज्ञान परंपरा की क्या प्रासंगिकता है, क्या उपमंडूकता। आप पेटेंट नहीं लेते हैं वेदों का, आप उपनिषदों का पेटेंट दिखाइए, उस विज्ञान का पेटेंट दिखाइए। बड़ा सुनने को मिलता है जब प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। भारतीय नारी शिक्षा में आगे थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है। मैं फिर यूनेस्को की बात करूंगी। पूरी दुनिया में जो आज आवश्यकता महसूस की जा रही है, हमारे यहाँ बहुत पहले से थी। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में उस ज्ञान की क्या प्रासंगिकता है? जैसे मैंने कहा, मैत्री को ज्ञानवती और सुशील भी कहा। मैं बुराई नहीं करती हूँ, जो आजकल विश्वविद्यालयों में है उसमें विमेन स्टडीज कम, पुरुषों का विरोध ज्यादा है। विमेन लिबरेशन फ्रंट ज्यादा आ गया है समाज में। प्राकृतिक रूप से भाई मान लीजिए नारी आप पुरुष से आगे हो भी गई तो वो पलड़ा जो है नारी और ऊपर होने का इतना ही अहंकार तो रहेगा ही, और वो दूसरे लोगों में विश्वविद्यालयों में दिख रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में दिख रहा है कि किसी को भी एक डरा दो। एक आपके पास एक कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, आप अपने वेबसाइट पे डाल दीजिए और उस कमेटी के रिपोर्ट से आप किसी भी पुरुष को हैरेसमेंट में डरा सकती है। क्या ये नारी अधिकार है? मुझे लगता है सुशील होना, शिक्षित होना, साविद्या या विमुक्तये या विद्याददाति विनयम, ये सारी चीजें आज के परिप्रेक्ष्य में नारी को समझने की आवश्यकता है। आधुनिक है तो आप मानसिक रूप से आधुनिक है, आप शिक्षित है तो सही मायने में शिक्षित है, जहाँ पे आपकी परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, राष्ट्र की जिम्मेदारी है। तो इन सब चीजों में मुझे लगता है जो हमारा डॉक्यूमेंट है कहाँ है और आज का विमेन स्टडीज का कॉन्सेप्ट है, दोनों में सामंजस्य बिठाए जाने की आवश्यकता है। मुझे आमंत्रित करने का बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी उत्सुक होंगे शिव कुमार सर सबको सुनने के लिए। मुझे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मुझे याद आ रहा है जब मैंने सरोज जी को आग्रह किया था कि वो 7वां शांति शर्मा मेमोरियल लेक्चर करें, और उनको मैंने बताया कि पूर्व में अशोक वार्ष्णेय जी, दिनेश सिंह जी, माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी ने ये उद्बोधन दिया है। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप सर कहाँ फंसा रहे हैं, जिस मंच को माननीय कृष्ण गोपाल जी ने संबोधित किया है वहां मैं क्या करूंगी। आप सब उससे सहमत होंगे कि आज सरोज जी को सुनना एक खींच जैसा है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारा स्थान क्या है दुनिया में। हम अलग पहचान रखते हैं, कहां खो गए, हमें क्यों नारी उत्थान की बात करने की आवश्यकता पड़ी। हमारी सोच है अर्धनारीश्वर की। पुरुष की कल्पना ही नहीं है बिना पति, राम की कल्पना ही नहीं है बिना सीता की। हम उस संस्कृति के, और जैसा सरोज जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, आज दुनिया का कोई भी देश नहीं है जो कोविड का वैक्सीन अपने देश में ही नहीं दे करके पड़ोसियों को आए और कहीं देश से आवाज नहीं उठती है। हम उस हम जैसा सरोज जी ने कहा बहुत सुंदर कहा कि कल्पना ही नहीं है, हम बराबर हैं। और इनफैक्ट स्त्री आगे चलती, मेरे भतीजे की शादी थी इस बार, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था कि शादी जब शुरू होती है तो लड़का आगे रहता है और आने के बाद लड़की आगे हो जाती है, और ऐसा ही है कि वही आगे चलेगी। और हमारी महिलाओं को ये पता है। इसके पहले के पैमाने
शिव कुमार जी को बुलाओ। एक व्यक्तिगत घटना है, मेरे किसी कर्मचारी की लड़की बीमार हो गई, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा करो, इलाज करा लो उसका, और खर्च जो लगेगा मैं दूंगा। उसने कुछ बताया, मैंने उसको दे दिया। थोड़े दिन बाद मैंने अपनी पत्नी से शेयर किया, बैठी है, उन्होंने कहा कि आपने किया तो अच्छा, लेकिन आप भूल गए शादी में आपने क्या कसम खाया था। मैं बिना पत्नी से पूछे पैसा खर्च नहीं करूंगा, उससे पूछ के ही करूंगा, तो मैं आपको रोकती तो नहीं, लेकिन ये आपको पहले पूछ लेना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, हम साथ मिलकर करते हैं। पत्नी कभी बाधक नहीं होती है, दुनिया भर में होती है, हमारी पत्नियां बाधक नहीं होती हैं। हमारी बहनें, हमारा परिवार सब मिलकर के अपने परिवार का, पड़ोसी का और दुनिया का अलग सोचते हैं, और कभी वक्त है। बहुत अच्छा लगा कि सरोज जी ने आज हम सबको याद दिलाया कि हमारी संस्कृति क्या है। मुझे पूरा विश्वास है हम माननीय शिव कुमार जी को सुनेंगे। शिव कुमार जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 50 साल का इनका संघ आयु है। बड़े कम उम्र में माननीय शिव कुमार जी ने तय किया था कि ये राष्ट्र की सेवा में और जन कल्याण में काम करें। इनका परिचय लंबा हो सकता है, मैं एक ही उदाहरण से इनका परिचय देना चाहूंगा। मैं इनसे कई बार बैठ करके घंटों बात करता हूं समझने के लिए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है क्या और हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। तो मैंने पूछा ऐसा वो क्या बीज मंत्र है, बस एक ही चीज याद है, जन कल्याण। ऐसा कोई भी काम नहीं जिससे जन कल्याण नहीं, हमारे देश के जन का और दुनिया में जहां भी कोई भी है उसके कल्याण के लिए ही काम होना चाहिए, उसके कल्याण के लिए ही हमारा जीवन लगना चाहिए, यही जीवन का ध्येय होना चाहिए, और वही काम हमारा है। तो ये है हमारे व्यक्ति कर सकता हूँ, भाई कर सकता हूँ माननीय श्री कुमार जी, जिन्होंने अपना जीवन इस देश के जन कल्याण के लिए और विश्व के जन कल्याण के लिए लगाया है। तो आप सब आतुर होकर उनको सुनने के लिए बड़े आदर से मैं माननीय श्री कुमार जी को आग्रह करूंगा वो अपनी बात करते। ज्ञान साहित्य मां साधक के समूह इस सप्तम व्याख्यान की मुख्य वक्ता के नाते से इनका एक बहुत ही विविधतापूर्ण व्याख्यान हम सब लोगों को सुनने को मिला। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई आदरणीय बहन सरोज शर्मा जी, जिनकी पुण्य स्मृति में जिन माता को स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उनके यशस्वी पुत्र और मेरे अनन्य मित्र आदरणीय श्री शर्मा जी, इस सभागार में विराजमान आप सभी देश के श्रेष्ठ विद्वज्जन मातृशक्ति। आदरणीय बहन सरोज शर्मा जी जो बोल रही थी, तो मैं सोच रहा था कि जिस विषय में अधिकृत वक्ता के नाते से सरोज जी ने कहा है, उसके बाद वैसे भी अध्यक्ष का तो आप जानते ही, आप लोग बहुत सेमिनार आयोजित किए हैं कि अध्यक्ष का जो रोल होता है वो बहुत सीमित, एक तो क्या 5 मिनट में बात खत्म करें, ये अपेक्षा होती है अध्यक्ष। लेकिन फिर भी आदित्य शर्मा जी ने कुछ आदेश किया है, तो मैं कुछ आपसे तो मेरे मन में अभी बैठे बैठे कुछ विचार मस्तिष्क में आए हैं जो कुछ आपके साथ शेयर करूं।
और मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही मैंने अध्ययन किया। पिछले 36 साल से अपनी औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1984 से समाज जीवन की संरचना में देश विदेश में भ्रमण कर रहा हूं। एक विद्या भारती नाम की संस्था है, संघ का जो एजुकेशनल विंग कहलाता है, उसमें एक अखिल भारतीय दायित्व होने के नाते से और पिछले 6-7 वर्षों से विद्या भारती ने विदेशों में भी कुछ अपना कार्य प्रारंभ किया है। तो भारत में करते विविध प्रकार की जो सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत को अनुभव करने का, उसको नजदीक से जानने का, भारत में देखो कि जन्म हुआ है और लगभग 60 वर्ष की आयु होने को आई, तो पूरा जो भी कुछ अनुभूति यहां से प्राप्त की है, संगठन के कार्य से विदेशों के प्रवास के आधार पर विदेशी संस्कृति को भी थोड़ा नजदीक से जानने का प्रयास किया। कुछ मौलिक प्रश्न मन में आ गए। जब दो अलग अलग आइडेंटिटी के नाते से बात की जाती है, एक पुरुष और एक स्त्री, मेरे मन में कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या भारतीय संस्कृति दो अलग अलग बातों के आधार पर विचार करती है? मुझे लगता है भारतीय संस्कृति में दो अलग आइडेंटिटी नहीं है, दोनों को समग्रता से मिला करके देखना ही भारतीय दृष्टिकोण है। अब किसी भी समय से जब किसी भी सृष्टि का हम अगर मनु शत्रुपा से प्रारंभ करें या एडम और ईव से प्रारंभ करें और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के साथ सार्वजनिक होते हुए उसको समावेशित करेंगे, संतुलित, तो ध्यान में आएगा कि कोई एक आइडेंटिटी अपने आप में पूर्ण नहीं है। भारतीय संस्कृति में जो अर्धनारीश्वर की कल्पना आई, और अगर हम शक्ति के आधार पर ही विचार करें तो किसी भी समाज के जो 3 शक्ति के स्रोत माने जाते हैं, एक है पैसा, समृद्धि, श्री, लक्ष्मी, दूसरी है पावर, फिजिकल पावर, मसल पावर, जो भी कह सकते हैं हम, योगा की शक्ति, बुद्धि की शक्ति है, धन की शक्ति है और शरीर की शक्ति है। तो भारतीय चिंतन में तीनों का ही मूल स्रोत का आधार कहां है? एक सरस्वती है, दूसरी लक्ष्मी है और तीसरी दुर्गा है। तो जिस देश की संस्कृति की विरासत में संकल्पना यहां से प्रारंभ होगी, उस देश में नारी सशक्तिकरण के बारे में या नारी की समानता के बारे में विचार करना मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति की मूल विरासत से दूर जा रहे हैं। आप सब शिक्षा जगत से जुड़े हुए मूर्धन्य जन विद्वान हैं। एक शिक्षार्थी के नाते से, शिक्षा जगत के एक सामान्य से कार्यकर्ता के नाते से मेरा एक सहज निवेदन रहेगा कि हमारा जो मूल कार्य है, कोई विषय वस्तु पढ़ा देना, कोई डिग्रियां हासिल करवा देना, ये तो एक फ्लो में चलने वाला है, बहुत न्यून काम है हमारा। भारतीय संस्कृति की इस मूल संचेतना के आधार पर समाज रचना की हम कल्पना करते हैं, यह पिंडे तक ब्रह्मांडे की जो कल्पना करते हैं, जो घटक तत्व आप में विद्यमान है वही मुझ में विद्यमान है, इस वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना करते हैं, इन सभी बातों के मूल आधार में कौन है? तो जिस सृष्टि की हम कल्पना कर रहे हैं वहां की मातृत्व है, मातृ प्रधान संस्कृति है। वो प्रधान तत्व है, वो विश्लेषणात्मक आधार पर दो अलग अलग भागों में विभाजित होकर के पहचान बनाने वाले परस्पर पूरे प्रबंधों में आश्रित है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ अवलंबित है। अनादिकाल से विचार करते हुए
और वर्तमान के संदर्भों में हम जब भी कभी कोई चुनौती हमारे समाज के सामने आई, कभी भी, तो हमको ध्यान में आएगा कि उस चुनौती का समाधान देने के लिए मातृशक्ति ने किस प्रकार का नेतृत्व किया है। प्रवास के क्रम में लंदन में एक ऐसे ही पुस्तक पढ़ने को मिल गई। हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां हमारे संगठन से जुड़े हुए रहते हैं। उन्होंने बताया कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो भारत के अलावा भी कॉलोनी इस नाते से पूरे विश्व के अंदर बनी हुई थी, उनमें से 3 लोगों को उन्होंने मोस्ट वांटेड और अंग्रेजी सत्ता के लिए सर्वाधिक एक चैलेंज जिसको कहा जाता है, चुनौतीपूर्ण भूमिका वाले, ऐसा माना है। उसको मैंने पुस्तक लिखी हुई है, उसको पढ़ने का मौका मिला तो मुझे भी पढ़ने में बड़ा आश्चर्य लगा। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, झांसी की रानी के बारे में हम लोग सहजता से बहुत से ग्रंथ पढ़ते हैं। बुंदेले हरबोलो बड़ी बतानी हो तो झांसी वाली रानी थी, बचपन में ये कविताएं भी हम लोगों ने पढ़ी है। परंतु उन्होंने अंग्रेजों के सामने कोई इतना बड़ा एक चुनौती किया कि अंग्रेजी इतिहास के अंदर विश्व के जिन 3 लोगों के बारे में सर्वाधिक ऐसा विषय उन्होंने लिखा है, उसमें से भारत में एक जो सर्वोच्च नाम आता है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। बहुत से क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन से हटाने के लिए बहुत कुछ काम किया, परंतु एक ऐसा नाम जिस आधार पर छोटी सी रियासत, आप में से जो झांसी गए होंगे, मेरा उत्तर प्रदेश में 20-22 साल कार्यक्षेत्र रहा है, जिला प्रशासन से लेकर के और समग्र उत्तर प्रदेश तक का, तो झांसी मेरा बहुत बार जाया होगा, कम से कम एक छोटे के बारे में झांसी गया होगा। उस किले में वहां की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी करने का बहुत प्रकार का प्रयास, बहुत प्रकार की जानकारी जो ध्यान में आई, तो कोई बहुत बड़ी सत्ता या बहुत बड़ा आर्थिक किया गया। आज अंग्रेजी इतिहास में विश्व के जिन 3 क्रांतिकारियों का नाम आता है, विश्व की बात कर रहा हूं आपको के साथ में, उसमें भारत से जो एक सर्वोच्च नाम है वो झांसी की रानी। एक दूसरा उदाहरण, स्वामी विवेकानंद जब ऐसी किसी बड़ी सभा में खड़े होकर के जब एक प्रश्न खड़ा करते हैं, यदि 100 मुझे लोग मिल जाएं जो मेरे आधार पर समाज का काम करने वाले हों फुल डेडिकेशन के साथ, तो मैं भारत की ही नहीं विश्व का चित्र बदल सकता हूं। ऐसी अपेक्षा करते हैं स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले कौन अपनी आहुति देने के लिए तैयार होता है? भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता समय का जो नाम था नोबल, हम सबको मालूम है, लेकिन नोबल मार्केट नहीं, तो भगिनी निवेदिता भारतीय नाम रखा गया, परंतु कौन आया था? ऐसा नहीं कि मैं कोई पुरुष वर्गहीन है और नारी अधिक सम्मान देने के, मेरा ये तो बिल्कुल भाव मत समझिएगा। परंतु जब ऐसी कोई क्रूशियल सिचुएशन आती, कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन आती, चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली सुरोवा, जगदीश सुरोवा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ जो चाप रहा है वही संपूर्ण विश्व की सत्ता को संभालने वाले दायित्व को निभा रहा है। वैसी स्थिति में उसको चुनौती देने के लिए एक छोटे से 4 वर्ष की बालक के मन में प्रेरणा कौन जागृत करता है? मान लीजिए भाई, हम सबको मालूम है छत्रपति शिवाजी के पिता वो बीजापुर सुल्तान की सेना में एक सैनिक थे, लेकिन परंपरा से राजगद्दी नहीं थी शिवाजी के परिवार में। परंपरा से किसी राजा के बेटे होकर के उन्होंने अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए, सत्ता बचाने के लिए युद्ध लड़ा, वैसा नहीं है। लेकिन उनके मन में अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति जिस भाव को जागृत किया, एक 4 वर्ष का बालक अपने अंतःकरण में ऐसी ज्वाला लेकर के खड़ा होता है कि आगे चल करके एक हिंदवी
पद पातशाही, यदि उस समय हम कल्पना नहीं कर सकते। सर्वदूर बड़े बड़े मुद्दे विद्वान इस शब्द की परिभाषाएं करते थे कि जो दिल्ली का ईश्वर है वो जगत का ईश्वर है, दिल्ली सरोवर रति सरोवर, इस प्रकार की संज्ञाएं दी जाती थी, उपमाएं दी जाती थी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ मालिक, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ सुल्तान जामना, वो तो विश्व का मालिक है, जगदीश सरोवर है, इक्विवेलेंट टू गॉड। परंतु उसकी उस सत्ता को एक अति सामान्य उनकी अंतः प्रेरणा में प्रेरणा देने वाली मां मीराबाई जो खड़ी होती है तो शिवाजी की रचना बनती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में एक प्रथम गुरु कौन तो कहा गया मां है। श्री मां वैसे अरविंद के साथ जिन्होंने काम किया, प्रभात चक्र में पांडिचेरी उनके आश्रम में 3-4 दिन के लिए वहां एक एजुकेशन का एक अलग प्रकार का एक प्रयोग करता है, उसको देखने के लिए गया हुआ था। तो 4-5 दिन आश्रम में रुका हुआ था तो श्री मां से संबंधित कई साहित्य पढ़ने का अवसर मिला। हमने जिस प्रकार का प्रेरणा तत्व, जिस प्रकार का प्रेरक घटक वो बनी आश्रम में जाएंगे तो एक फ्लैक्स वहां लगा हुआ है, अखंड भारत का मानचित्र बना हुआ है। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने उस समय स्त्रीवाद लिखी थी। वैसे अरविंद का शरीर शांत हो चुका था, उनसे आग्रह किया था कि इस आश्रम के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि ये सरकार के द्वारा दी जा सकती है। ऐसी एक योजना है क्योंकि बालिका शिक्षा पर इस आश्रम ने बहुत काम किया है, परंतु एक ही शर्त है कि ये जो अखंड भारत का मानचित्र है तो आपके इस आश्रम का आराध्य भाग है, जिसके प्रति डेडिकेशन होकर के ये पूरा आश्रम काम करता है, आप किसी से को हटा दें। श्री मां की आयु उस समय 92 ईयर्स थी और आश्रम की स्थिति क्योंकि इस समय जो आश्रम के मैनेजमेंट में लगे हुए लोग हैं उसमें हमारे भी कई मित्र हैं, तो मैंने उनसे पुराने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि आश्रम की स्थिति उस समय इतनी दयनीय थी कि जो आश्रम के जो सामान्य खर्चे होते हैं वो भी चलाने बड़े कठिन थे। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से विपन्नता की स्थिति को आश्रम झेल रहा था और केवल कुछ नहीं था, केवल इस नक्शे को हटाना था। जो पूजा होती है वो अखंड भारत के मानचित्र को लगा करके अखंड भारत की पूजा होती है, किसी देवी देवता की नहीं। अखंड भारत ऐसे अरविंद ने जो कहा था कि हमारा जो आराध्य है वो जो एक होलिस्टिक अप्रोच के आधार पर जिस भारत माता की कल्पना हम करते हैं वो हमारा आराध्य है, हम उसी की सेवा के लिए लगे हुए हैं। लेकिन उस 92 इयर्स की एज में भी श्री मां ने समझौता नहीं किया। नो सरेंडर, नो कंप्रोमाइज, न रेंजर न पलायन। उस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन परिस्थितियों से बाहर निकाल ले जाना और एक ऐसा आदर्श विद्यालय की स्थापना की। आज अपने आप में वो विद्यालय भारत में एकमात्र विद्यालय ऐसा है कि जिसके टीचर के द्वारा जो लिख दिया कि ये जो बालक है ना ये 12वीं की योग्यता रखता है, बस उसका लिखना पर्याप्त है। किसी बोर्ड का सर्टिफिकेशन नहीं होता, किसी बोर्ड की मान्यता के आधार पर कोई एग्जाम होता है तो सर्टिफिकेट मिलता है, बिल्कुल नहीं है। वहां का टीचर जो लिख देता है वो ऑल ओवर इंडिया हर स्थान पर, हर स्टेट में, हर बोर्ड के लिए मान्यता प्राप्त है। इस स्थिति तक के लिए खड़ा कर देना उस आयु में, उस चुनौती के बावजूद भी इसका एक बड़ा नमूना उस सीमा के नाते सामने है। सर मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई समाज में ऐसी बड़ी चुनौतियां आई, मातृशक्ति ने हमारी भारतीय संस्कृति के आधार पर पुरुष सत्ता और स्त्री सत्ता के अलग अलग नहीं है, ये एकांत भाव से काम किया ही किया हर बार। परंतु जब कोई विशेष चुनौती आती है, उस चुनौती ने जिस ढंग से नेतृत्व प्रदान करने का काम, कुछ उदाहरण मैंने जो आपके सामने रखे हैं, उस चुनौती में उस प्रकार का नेतृत्व देना और उस आधार पर उसमें से समाधान निकालते हुए एक विकल्प खड़ा करना,
भारतीय संस्कृति में इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। जितने भी किसी भी विषय आप राजनीतिक क्षेत्र में ले लीजिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में ले लीजिए, मित्रता के क्षेत्र में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, क्योंकि क्षेत्र विशेष का जो एक आइडेंटिफिकेशन होता है वो परिस्थिति सापेक्ष है, परंतु मातृसत्ता ये परिस्थिति सापेक्ष नहीं है, ये शाश्वत है। परिस्थिति सापेक्ष का मतलब होता है बिकॉज ऑफ सम कोई कंडीशन आती है, उन कंडीशंस के आधार पर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई चीज बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, परिस्थितियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। परंतु जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाली, एक मेरा जैसा शिवाजी के साथ तो बहुत चर्चाएं होती रहती है, मैं मूल विज्ञान का विद्यार्थी हूं, लेकिन थोड़ा आध्यात्मिक रुझान रहता है, तो भारतीय जो मूल के जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत है, मानस है, इसका थोड़ा अध्ययन करता रहता है, उसकी बहुत सी चर्चाएं शिवाजी के साथ शेयर करते हैं। श्रीमद् भागवत में एक थोड़ा प्रसंग आया, बड़ा मजेदार प्रसंग। एक बार महाराष्ट्र का समय होता है और गोपिकाएं राधा से कहती हैं कि आप तो कृष्ण के बारे में आप सही दावात रहती हैं, ये परिभाषित करती रहती है कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे। लेकिन कृष्ण का भी कैसे कि राधा मेरी है, आप उसे पब्लिकली एक्सेप्ट करो। वैलिडिटी आपसे बड़ी चर्चा आती है ना, वैलिड है कि नहीं है ये बात, तो वैलिडिटी चाहिए। आज कृष्ण आए तो हाथ लगाने से पहले, बांसुरी बजाने से पहले, समूह मंत्र प्रारंभ करने से पहले आपकी बात की एक्सेप्टेंस दो। तो राजा जी तैयार हो, ठीक है। श्रीमद् भागवत का बड़ा मजेदार वर्णन आता है। व्यास जी लिखते हैं कि जैसे कृष्ण आए और उन्होंने अपना जो दैनंदिन कार्य था बांसुरी बजाए, कहे रुको, ये जैसे प्रारंभ करेंगे उसके बाद तो मेरे प्रश्न ही खत्म हो जाए। आज इस प्रश्न का समाधान कीजिए, आप पब्लिकली एक्सेप्ट करिए सभी गोपिकाओं के सामने कि राधा देवी। तो प्रश्न को पढ़ रहा था तो मन में कौतूहल हो रहा था, एक बड़ी विचित्र प्रकार की जिज्ञासा हो रही थी। यहाँ का मूल विद्यार्थी होने के कारण से जानने की जो इच्छाएं रहती है उनके कारण से कि कृष्ण ने क्या कहा होगा, क्या स्वीकार किया होगा, नहीं किया होगा, डिनाई कर दिया होगा, कॉम्प्रोमाइज किया, क्या किया होगा। इस प्रसंग को सुनते समय आपके मन में भी स्वाभाविक रूप से वैसे प्रश्न आ रहे होंगे। जिन्होंने भागवत फूल पढ़ी है उसकी बात छोड़ दीजिए, अन्यथा ये प्रश्न आने स्वाभाविक। जब बार बार राधा जी बातें करती हैं तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे ये लाइन मैंने पढ़ी, मेरे मन में लगा कैसे कैसे कृष्ण जिनको हम योगेश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, अब अगर वो भी नहीं मानते तो भी एक नायक मानते हैं, तो उसके नाते से क्या कोई नायक ऐसा अनएक्सेप्टेंस कर सकता है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? लेकिन उसके बाद की जो बात है, जो हमारे भारतीय संस्कृति की मातृसत्ता को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि राधा मेरी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं और राधा तो अलग अलग आइडेंटिटी। ये मास्क मेरा है, दैट मींस आई एम नॉट मास्क। ये मास्क अलग आइडेंटिटी है, मैं अलग आइडेंटिटी। मेरा व्यक्तित्व अलग है, मास्क का व्यक्तित्व अलग है। ये टॉवल मेरा है, मैं तौलिया नहीं हूं, मैं टॉवल नहीं हूं। टॉवल अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। राधा मेरी, इसका मतलब राधा अलग चीज है, कृष्ण अलग चीज है नहीं। राधा और कृष्ण मिल करके ही एक व्यक्तित्व है, इसलिए ये कहा ही नहीं जा सकता कि राधा। उसको पढ़ने के बाद में मैंने भागवत पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि वही मूल है। हम किसी भी आध्यात्मिक जगत के किसी भी ग्रंथ का हम वर्तमान के संदर्भों में भी बहुत से उदाहरण मैंने जी ने दिए हैं। हम किसी भी प्रकार के विश्लेषण करेंगे कि भारतीय संस्कृति की मूल में अगर हम जा रहे हैं तो ध्यान में आता है कि उस मातृशक्ति ने जिस प्रकार से भारतीय परिकल्पनाओं को साकार किया है। अंत में केवल दो उदाहरण मैं दूंगा। पूरे विश्व में जब देश के बारे में कल्पना की जाती है तो किसी भी देश को अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, ऐसी कोई कल्पना है क्या दुनिया में? भारत माता, ये कल्पना कहां है?
ये पूरे विश्व में अपने आप में अकेला ही एक कल्पना है, देश की कल्पना मां के साथ जोड़ना, तो कहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि किसी भी प्राणी का जो सर्वाधिक हितैषी होती है वो मां, किसी भी प्राणी का। तो मैं कई बार अपने मित्रों से कहा करता हूं कि मैंने कहा 3 चीजें ऐसी हैं जिनका संसार में न विकल्प है न कभी बनेगा। हम किसी भी मॉडर्न साइंस के आधार पर कुछ भी नया इनोवेशन कर लें, बहुत नई प्रकार की चीजें बनाई जा रही हैं। एक, मां का विकल्प नहीं हो सकता। दूसरा, मूल शास्त्र का विकल्प नहीं हो सकता। और तीसरा, मूल आचार्य का विकल्प नहीं हो सकता। ये तीनों का कोई विकल्प नहीं है संसार में। तो रिश्तों की परिकल्पना में मां आगे बढ़ सकता है, इसलिए देश की कल्पना देती है। मां को कल्पना करते हुए भारत माता, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी जब लिखते हैं तो उस भारत माता के समग्र एक उसका स्वरूप का वर्णन करते हैं। वंदे मातरम हम लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार आपको गुनगुनाया भी हो। उस वंदे मातरम को पढ़ने तो क्या ध्यान में आता है? उस समय जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई थी, बेड़ियों में जकड़ी हुई मां है, तो वो सामान्य नागरिक को प्रेरित करती है। वो वंदे मातरम जो है वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को प्रेरित करती है कि इस मां की बेड़ियों को आज देश को आजाद करवाना है। यानी उस प्रेरणा का, उस इंस्पिरेशन का मूल आधार बनती है। क्यों? क्योंकि भारत को हमने मां के स्वरूप में जाना है। ये जो विचार है, जो सोच है, हर चीज में आगे आना, विद्वता में आगे आना, युद्ध शक्ति में निपुणता के आधार पर नेतृत्व करना। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, आप सब लोगों ने तो थोड़ा सा अखबार पढ़ते होंगे और डिटेल में जाकर के पढ़ते होंगे। अखबारों की न्यूज पढ़ना, हेडलाइंस पढ़ना एक बात है, परंतु जिसकी रुचि होती है थोड़ा गहराई में जाकर के देखना करता है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को सेना में कमीशन देने के बारे में एक बड़ा बहुत शानदार निर्णय दिया है। वो निर्णय जितना अच्छा है, उसके जो संदर्भ दिए हैं, जो रेफरेंसेस दिए हैं, वो ज्यादा महत्व के हैं। जिस भारतीय संस्कृति की विरासत की मैं कुछ 5 उदाहरण भी देकर के आपके साथ में शेयर किया हूं, उन्हीं चीजों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि भारतीय संस्कृति में महिला को उस दृष्टि से नहीं देखा गया। जो लोग महिला की समानता की बात करते हैं, हम सबको मालूम है 1942 में उनके यहाँ पहली बार महिला को मताधिकार करने का अनुमति दी गई थी। वह आज भी सोच रहे हैं, इसलिए उनके इक्विवेलेंट तो सोच नहीं सकते। उनके इक्विवेलेंट सोचना ये अपनी ही संस्कृति को निम्न भाव में देखना हो जाएगा। ये समानता का विषय नहीं है, ये नेतृत्व का विषय है, ये कृतज्ञता का विषय है। ये मातृशक्ति की कृतज्ञता है। उसके आधार पर आज सृष्टि के अंदर जो भी कोई भी कुछ बन रहा है, प्रारंभ में मैं वाल्मीकि रामायण का जो कुछ अनुच्छेद कुछ संदर्भ के कारण से पढ़ रहा था, तो ये इसे आ गया था कि कभी स्वर्णमयी लंका जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गावती करिए थी। ये मूल वाल्मीकि रामायण का है कि नहीं है, इस बारे में हमारी एक विद्वजन मंडली के अंदर बड़े बहस हुई। तो उसके बारे में कुछ खोजते हुए इसे ध्यान में आया कि नहीं, रावण तो ऋषि कुल में पैदा हुआ, फिर उसकी संस्कृति इतनी विपरीत क्यों हो गई? ध्यान में आता है कि जो उनकी माता की थी टैक्सी, और जिस दानव प्रहलाद से वो रिलेट करते थे, यानी मां के द्वारा ही संतान केवल उत्पन्न नहीं होती, उसकी वास्तविक जो स्थिति है, ये संतान किस दिशा में जाएगी, क्या करेगी, उसका जो बीजारोपण है, उसका जो मूल स्रोत है, उसके जो मूल संस्कार हैं, हम सामान्य भाषा में कहेंगे तो वो वहीं के प्रारंभ हो जाते हैं।
आज की मॉडर्न साइंस जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी किस अभिमन्यु के बारे में तो बातें कही गई कि सुभद्रा के गर्भ में ही उन्होंने चक्रव्यूह की रचना को सीखा था, वो सब चीजें साइंटिफिकली प्रूव हो गई है। आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है। इस पुंसवन संस्कार की हम बात करते हैं, पूरे संस्कारों में जब 3 महीने का गर्भ रहता है माँ के उदर में, तो उस 3 महीने की गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास होना प्रारंभ होता है। 6 महीने की अवस्था में संस्कारों का विकास होना प्रारंभ होता है। और स्मृति मंजूषा मेडिकल साइंस में हम लोग जो विद्यार्थी हैं वो बोलते हैं जिसको हेमस्फीयर कहा जाता है, कॉन्शियस माइंड का कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का जो केंद्र बिंदु है, उस हेमस्फीयर का निर्माण 6 महीने का जब भ्रूण रहता है तब वो निर्माण प्रारंभ होता है। तो उस समय जो चीजें मस्तिष्क में बैठ जाती हैं माँ के गर्भ में, वो जीवन भर आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। नो एनी वे, मेरे का कहती कोई भी तरीका नहीं है उसको समाप्त करने का। इसलिए अपने यहाँ जिस शिक्षा की बात आई कि माँ अगर गर्भवती माता है तो उसको कैसा खाना, कैसा रहना, किस प्रकार का साहित्य पढ़ना, उसके आसपास के परिवेश में कैसे चित्र होना, क्योंकि हर चीज का रिफ्लेक्शन ये उस शिशु के अंतःकरण में पल रहा है। तो हम माता शांति देवी जिनकी स्मृति को याद करते हुए आज इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है, उससे उनकी स्मृति के आधार पर हमने जो कल्पना की कि केवल भारतीय चिंतन के अंदर की समग्रता को लेकर के मातृशक्ति को प्रस्तुत किया गया है। आज इस कोरोना की महामारी में भी फिर से बहुत से भारतीय चिंतन, भारतीय आयुर्वेद, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय खान पान, भारतीय संबोधन, एक दूसरे को टीवी देख रहे होता हूँ, आपने भी बहुतों ने देखा होगा, तो सेकंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे हटते कहते नहीं नमस्ते विदेशों के अंदर। अर्थात ये हमने ये जो भी कुछ हजारों साल की, लाखों वर्षों की परंपरा से जो भारतीय संस्कृति विकसित हुई है, वो ऐसा नहीं कि रात में अचानक किसी को चोट आया सुबह शुरू कर दिया। ऋषियों के कितने वर्षों के शोधन के बाद ये परंपराएं विकसित हुई है। आधुनिकता की दौड़, मैं हमेशा कहता हूं कि हम किसी भी स्थिति में मॉडर्नाइजेशन के विरोधी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं और समर्थन नहीं करता। लेकिन व्हाट द डिफरेंस इन बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट, उसे हमें पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन है, जो भारतीय सत्ता की, भारतीय संस्कृति जो मूल रूप से विज्ञान है, उस विज्ञान सम्मत पद्धति को जो अवलंबित करती है, प्रदर्शित करती है, उस दृष्टि को ध्यान में रख करके हमें विचार करना पड़ेगा। और फिर से, क्योंकि ये तो विश्व का, सृष्टि का नियम ही है, एक बार जब काल चक्र प्रारंभ होता है तो अंत में वहीं आना पड़ता है। आज पूरा विश्व उस आयुर्वेद की तरफ, उस खान पान की तरफ, उस चिंतन की तरफ, उस भारतीय संस्कृति के मूल स्रोतों की तरफ मजबूरी बस ही दोनों हो लौट रहा है। हम सब लोग जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब लोगों का ऐसी परिस्थिति में दायित्व बनता है कि माता शांति देवी को स्मृति में लाते हुए हम उन सभी चीजों को जो भारतीय विरासत को पुष्पित पल्लवित करती हैं। पंडित दीनदयाल जी कहते थे कि जो हमेशा रही है वो आज भी सत्य है, ऐसा बिल्कुल मत मानिए, उसको युगानुकूल परिवर्तन करना, और विश्व में जो कुछ अच्छा है वो देशानुकूल परिवर्तन करना। तो ये जो देशानुकूल और युगानुकूल परिवर्तन है, उस परिवर्तन की अपेक्षा के आधार पर हम उस परिवर्तित मॉडल को स्वीकार करते हुए उस भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत, जिसके आधार में ही, मूल में ही मातृ जगत है, उस दिशा को, उस दृष्टि को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। निश्चित बात है, आज भी अगर जनसंख्या के आधार पर विश्व के देशों का विश्लेषण किया जाए और भारतीय परिवेश का मूल्यांकन किया जाए, तो आज भी इस महामारी में हम बहुत कुछ शेयर हैं। लेकिन तथाकथित जो हमारे ऐसे राज्य, महाराष्ट्र जैसे
कि जहां पर इस संस्कृति का ह्रास ज्यादा हुआ है वह आज प्रचलन है। इसलिए हम सब लोगों को एक शिक्षक के नाते से भी, एक चिंतक के नाते से भी, एक नेतृत्वकर्ता के नाते से भी उस मूल बातों को ध्यान में रख करके और दीनदयाल जी के शब्द में युवानुकूल और देशानुकूल परिवर्तन के को स्वीकार करते हुए कि जो भारतीय संस्कृति के जो मूल स्रोत हैं इसको पुष्पित पल्लवित करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। स्वाभाविक बात है, शांति देवी को स्मृति में लाते हुए हम फिर से उस देश के आधार पर उस संस्कृति का नेतृत्व विश्व के सामने कर पाएंगे। उस नेतृत्व की शक्ति हमको प्रदान करे, ऐसा आह्वान करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत आभार। मैं शिव कुमार जी को अलग अलग विषयों पर अलग अलग सभा में सुना हूं और हर बार ऐसा लगता है कि यही विषय माननीय शिव कुमार जी की रुचि का विषय है। इतनी गहराई तक जाके इतने समझ के साथ एक नया ही परिप्रेक्ष्य है। बहुत बहुत आभार। इसके पहले की कार्यक्रम के अंत में आए एक दो चीज साझा करना चाहूंगा। 2020 में हम लोगों ने शांति शर्मा मेमोरियल लेक्चर नहीं करा पाए लॉकडाउन के कारण। हम लोगों ने एक अलग चीज सोचा था। उत्तर पूर्व के कई राज्यों में विद्या भारती के विद्यालय, लगभग 13,000 विद्यालय है पूरे देश में। उत्तर पूर्व में एक बड़ी समस्या है अर्ली डेथ का। ड्रग बहुत ज्यादा है तो वहां कई बार अति पुरुष का देहांत हो जाता है और चूंकि सेकेंड मैरिज का स्कोप है तो कई बार मां भी शादी करके कहीं और चली जाती है, तो बच्चों की बड़ी समस्या है। विद्या भारती के साथ मिलकर के सुखी ने हैदराबाद जिला में ये तय किया था कि हमारे 10 विद्यालय में विद्या भारती के तो जितने भी ऐसे बच्चे जो ऑर्फन्स हैं उनका स्कूल फीस देने की बड़ी समस्या थी। थोड़ा फीस था क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है और इन बच्चों के का मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम था। तो सुप्री ने 2020 में 51 ऐसे बच्चे जो 10 विद्यालयों में थे उनको आइडेंटिफाई किया था जिनकी माता नहीं थी या पिता नहीं थे या दोनों नहीं थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों के पास कम से कम 6 ऐसे बच्चे थे जिनके परिवार का कोई भी नहीं, वो किसी और के दरवाजे रख करके पढ़ रहे थे और पढ़ रहे हैं अभी भी। तो ऐसे बच्चों तक हम लोग विद्या भारती की मदद से पहुंचे और उनको सहायता किया ताकि उन बच्चों का देखरेख इस कालखंड में हो सके जो है प्रिंसिपल जिसका पता था और जिन विद्यालयों में वो पढ़ रहे थे उनका फीस भी दिया जाए। तो हम लोगों ने ऐसे 51 बच्चों को चुना था 2020 में और उनका हम लोगों ने मेंटेनेंस और स्कूल फी दिया था। वो एक एक्टिविटीज को भी पिछले साल की है और कई वर्षों से सुषमा ने स्कॉलरशिप के तहत ऐसे बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे थे, इसको थोड़ा बड़े आयाम में करके 11 बच्चों तक हम पहुंचने का प्रयास किया। पहले तो हम केवल परिवार की ही मदद से ये ट्रस्ट चला रहे थे, लेकिन पिछले साल क्योंकि इतने लोगों तक बच्चों का पहुंचना था हम लोगों ने दूसरे बाहर के भी लोगों से मदद दी थी। हम बड़े आभारी हैं उन सबका जिन्होंने मदद किया था। इन सबका डिटेल्स सुप्री के साइट पर है, आप जरूर समय निकालो सुप्री के साइट पर। इस साल हम लोग एक नए चीज शुरू करने जा रहे हैं। शांति शर्मा की छोटी बहन पत्रिका से रांची में ही अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। वो काफी कम उम्र में जो मेरे भी नाना थे वो रांची शिफ्ट हो गए और यहाँ रहकर के उन्होंने काम किया। तो मेरी मौसी पत्रिका से
यहीं रह के पढ़ाई लिखाई की और माँ जैसी थी, मेरी माँ जैसी थी, मुझको इनफैक्ट मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती थी। सुफ्ती उनके नाम पर पत्रिका सिंह स्कॉलरशिप शुरू करने जा रहा है। हम लोग इस वर्ष से ऐसे बच्चों को चुनेंगे जिनकी मदद की आवश्यकता है पढ़ाई लिखाई के लिए, या कोई ऐसे बच्चे बच्चियां जो किसी भी विधा में विलक्षण है, जिनको IIT के कोचिंग की जरूरत हो या किसी कोर्स में जरूरत हो। विद्या भारती से चर्चा हुई है, माननीय श्री कुमार जी ने ये स्वीकार किया है कि विद्या भारती का जो झारखंड प्रांत का संगठन है वो उसको देखेगा और मदद करेगा। तो हम इस साल से पत्रिका सिंह स्कॉलरशिप शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी राशि के तौर पर मैं स्वयं इस स्कॉलरशिप के लिए 2 लाख रुपए का योगदान दे रहा हूं। हम लोग विद्या भारती पर छोड़ेंगे कि वो कैसे इसको काम लाएगा और किन बच्चियों को इसका लाभ पहुंचाना चाहेगा। तो ये एक नया प्रयास होगा, आप इंतजार करें, सुफ्ती के साइट को देखें तो शायद कुछ समय बाद पूरे स्कीम को हम लोग वहां लिखेंगे और आपको पता भी चलेगा कि किन बच्चियों पर पहुंचना चाह रहे हैं। जैसा हमने कहा था, ये छोटा प्रयास ताकि तुम लोगों को, परिवारों को देखो कि भगवान ने कुछ दिया है तो दूसरों तक भी पहुंचा, हम सब मिलकर आपस में दूसरे से समृद्धि बांटे, यही प्रयास है। श्री कुमार जी के बोलने के बाद अब कोई मतलब नहीं है कि मैं इस विषय पर कुछ बोलूं, तो मैं पूरा एक बार आभार व्यक्त करते हुए मुख्य वक्ता सरोज जी का और माननीय श्री कुमार जी का, कि आप दोनों ने समय निकाला आए और इस विषय पर बोले। बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत नई बातें जानने को मिला। अब मैं अंत में माननीय पाटिल जी को बुलाऊंगा कि वो वंदना और शांति पाठ करके इस कार्यक्रम को विसर्जित करने का मौका दें। माननीय पाठक मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सन्न मित्रः सन् वरुणः सन्नो भवत्यर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुद्रः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मात् तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तदवत्तार भवतु यवतु मां यवतु वत्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।